अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सना अल्ताफ है। मैंने रिसेंटली अपना पार्ट 2 का वाइवा क्लियर किया है। आज मुझे बहुत से जूनियर्स ने और बहुत से कैंडिडेट्स ने ये बात का मैसेज किया है कि प्लीज़ आप बता दें, वाइवा के लिए थोड़ी सी ओरिएंटेशन दे दें, थोड़ी सी गाइडेंस दे दें, कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह से स्टार्ट करें। तो ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए है। बहुत से कैंडिडेट्स इस तरह के हैं जो सेकंड टाइम अपीयर हो रहे हैं या थर्ड टाइम अपीयर हो रहे हैं, जिनका ऑलरेडी से एक्सपीरियंस है। सो उनको तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि कितना टाइम होता है, टाइम की मैनेजमेंट होती है या नहीं होती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों के लिए जो पास हो गए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, उसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से थे कि कुछ लोगों ने ये पूछा था कि जो मार्क्स ऑफ वाइवास हैं ये डिपेंड करते हैं, अगर वो जस्ट एलिजिबल हैं तो वो पास हो जाएंगे या वो नहीं पास होंगे। तो उनके आंसर ये है कि इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मार्क्स लेके पास हुए हैं। जो आपके एग्जामिनर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं पता आपके टॉक्स में कितने मार्क्स हैं, आइदर आपने 70 स्कोर किए हैं, आपने 80 किए हैं या आपने टॉप किया है। उनका उनके पास मार्क्स होते ही नहीं है। आपने वाइवा को इंडिपेंडेंट पास करना है, उन्होंने आपकी वाइवा की असेसमेंट इंडिपेंडेंट करनी है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो जस्ट एलिजिबल होते हैं और पास हो जाते हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो 65 प्लस मार्क्स लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो पास ना हो सके। तो इस बात से बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था, इतने कम टाइम में ये सब हो जाएगा या नहीं। बिल्कुल टोक से की डिफरेंट तैयारी थी वाइवा की, हाँ बिल्कुल हो जाता है। हाँ, और दूसरी बात ये कि आपने ये बात बिल्कुल नहीं सोचती कि मेरी कितनी अटेम्प्ट है, यानी मेरी 2 अटेम्प्ट अभी रहती हैं, मेरी 3 अटेम्प्ट रहती हैं। नो, आपने इस अटेम्प्ट को इसी तरह से अटेम्प्ट करना है कि ये आपकी आखिरी अटेम्प्ट है। आपने हर तरीके से हार्ड वर्क करना है और एट द एंड यू विल रियलाइज। अच्छा, सबसे पहले जब हम पास नहीं हो सकते, मैंने दो दो दफा टोक्स दिया है, पहली दफा पे मैं पास नहीं हुई थी, इससे कोई डिपेंड नहीं करता कि ये इस्लामाबाद का सेंटर है ये या लाहौर का सेंटर है। अक्सर पहले ये सुनने में आया कि लाहौर के सेंटर में स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, ये होता है। अब आजकल कुछ सिनेरियो इस तरह का है कि बहुत से लोग ये बात करते हैं इस्लामाबाद का सेंटर इस तरह का है। इस बात से रियली कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सेंटर है। जब आपको आता है तो आपको आता है। सबसे पहले बंदा ऐसे ही डिनाइल फेज में जाता है। मैं भी चली गई थी, मुझे लगता था जो पास कैंडिडेट्स हैं मेरी तो सारी केस उसके साथ मैच करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने सिर्फ डायग्नोसिस नहीं बनाना होता, हमने वहां पर डिफरेंशियल्स बनाने होते हैं, वहां पर हमने मैनेजमेंट लिखनी होती है, वहां पर हमने। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि शायद उन्होंने ओवर राइट कर लिया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाद में ये रियलाइज करते हैं कि हमने पर्टिनेंट नेगेटिव्स नहीं लिखे थे। बहुत से लोग, मैंने ये रियलाइज किया था कि मैंने मैनेजमेंट उस तरह से नहीं लिखी थी जिस तरह मुझे लिखनी चाहिए थी। जैसे ही बंदा डिनाइल के फेज से निकलता है, उसके बाद जब वो दूसरे एग्जाम के लिए दोबारा अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना शुरू करता है, तो आपको भी रियलाइज होगा, एवरीबॉडी जो इस दफा पास नहीं हो सका, इट्स टोटली ओके। वो खुद रियलाइज करेगा कि ऐसा क्या डेफिशिएंट था मुझ में कि मैं पहली दफा में या दूसरी दफा में पास नहीं कर सका। तो अब इसके लिए ऐसा है कि टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि हमारे पास टोटल 3 टेबल्स होते हैं या टोटल 3 स्टेशन होते हैं। टेबल 1 हमेशा सीएनएस और चेस्ट का होता है, टेबल 2 जीआईटी और जीयूटी का होता है, और टेबल 3 एमएस का या मिसलेनियस होता है। जो हमारे पास हर वाइवा का बैच होता है उसमें हमारे पास मॉर्निंग या इवनिंग के सेशंस रखे जाते हैं। उसमें हमारे पास 2 या 3 वाइवा के बैचेस चल रहे होते हैं। एक सेट ऑफ एग्जामिनर एक जगह पे वाइवा ले रहा है, एक सेट ऑफ एग्जामिनर अगली जगह पे, 6 एग्जामिनर्स अगली जगह पे वाइवा ले रहे हैं। उसमें हर एक जो एक आपका बैच बना हुआ है, आइदर मॉर्निंग का इवनिंग का, उसमें ABCD बने हुए हैं। उसमें 3 या 4 कैंडिडेट्स एट सेम टाइम हो जाते हैं। एक रेस्ट स्टेशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। ओके, अगर रेस्ट स्टेशन होता है तो जिस तरह हम MBBS में करते थे कि आपने शफल होना होता है एवरी 40 मिनट्स, तो आपका बीच में आपका सबसे पहला रेस्ट स्टेशन भी आ सकता है, आपका बीच में भी, आपका एंड में भी आ सकता है। हो सकता है कि आपका रेस्ट स्टेशन हो ही ना। उस रोल नंबर वाइज वो एक कैंडिडेट को 1 पे बिठा देते हैं, दूसरे को 2 पे, तीसरे को 3 पे। हो सकता है कि आपका सबसे पहला टेबल 2 आए या टेबल 3 आए। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से रोल नंबर पे किस सीक्वेंस से जा रहे हैं, उसका पहले से किसी को नहीं पता होता किसने किस एग्जामिनर के पास जाना है। और ये एक बिल्कुल फजूल बात है कि लोग बाइस्ड होते हैं या कुछ इस तरह से, ऐसा नहीं होता। ओके, जो 3 हमारे पास टेबल्स होते हैं उनमें जो पहला टेबल है सीएनएस का, सीएनएस की 7 फिल्म्स होती हैं। उसके बाद चेस्ट और सीवीएस की कंबाइंड 7 फिल्म्स होती हैं। चेस्ट की हमारे पास 5 फिल्म्स होती हैं और आखिरी 2 जो हैं वो सीवीएस की होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर बता देते हैं कि ये सीवीएस की फिल्म्स हैं, सो यू जस्ट नीड टू सी ऑन द हार्ट एंड कार्डिक शेडो एंड वेसल्स, एसवीसी सिंड्रोम है या नहीं है। आपको उसमें लंग्स देखने की जरूरत नहीं होती, आपने उस पे जस्ट
फोकस्ड रहना होता है मोस्ट। वो एंड पे दिखाते हैं इसलिए इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता। आप जस्ट उसको सीवीएस के उस पे लेके चलते हो, ओके। अगर वो नहीं भी बताते तो आपको खुद को ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद जो मिसलेनियस है उसमें वुमेन इमेजिंग और पीड्स आता है, उसमें मेल इमेजिंग नहीं आता। अगर किसी ने प्रोस्टेट के बारे में कुछ पूछना है तो वो जीयूटी के स्टेशन पे पूछेगा, वो मिसलेनियस पे नहीं पूछेगा। मिसलेनियस पे सिर्फ वुमेन इमेजिंग है। पीड्स कैन बी एवरीवेयर, पीड्स कहीं भी हो सकती है, लेकिन पीड्स न्यूक्लियर इस तरह की जो ज्यादा स्पेसिफिक चीजें हैं ना वो ज्यादातर इसी जगह पे पूछी जाती हैं, यानी मिसलेनियस और एमएसके के स्टेशन पे। अच्छा, इसके बाद ना हम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जामिनर की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है कि दो एग्जामिनर होते हैं हर टेबल पे। जो एक एग्जामिनर है ना वो एक सिस्टम को कवर करता है, यानी एक टेबल पे दो सिस्टम्स हैं और दो ही एग्जामिनर्स हैं। उन दोनों ने अलग अलग मार्क करने हैं, यानी इस तरह से है कि जो चेस्ट का बैठा हुआ है ना एग्जामिनर, उसने सीएनएस के जब आप कर रही होंगी, अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो वो भी मार्क करेगा और वो अपने भी मार्क करेगा। इसी तरह जो दूसरा एग्जामिनर होगा वो अपने भी मार्क करेगा, और जब आप अगले बंदे को, अगले एग्जामिनर को वाइवा दे रही होंगे, वो तब भी मार्क करेगा, और वो दोनों इंडिपेंडेंटली करेंगे विदाउट एनी डिस्कशन। और उसके बाद वो आपका जो भी मार्किंग की हुई होती है वो बिल्कुल साइड पे रख देते हैं और वो इमीडिएटली कलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो एक दूसरे को देखते हैं या वो बाइस्ड होते हैं या वो आपको ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत कम इस तरह से होता है कि कोई दो एग्जामिनर्स में एक ने बहुत कम मार्क्स दिए हुए हैं, एक ने बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, और अगर वो इस तरह से डिस्कशन हो जाए कि वो कैंडिडेट बिल्कुल मार्जिन पे हो, वो पास हो सकता है या नहीं, तो उस पर डिस्कशन हो जाती है कि ओवरऑल ये किस तरह से था, इसको हम पास कर दें या ना कर दें। अच्छा, उसके बाद ये है कि वो क्वेश्चनिंग भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, यानी जो चेस्ट का एग्जामिनर बैठा हुआ है वो आपकी सीएनएस की क्वेश्चनिंग कर सकता है, या कुछ एग्जामिनर्स हैं वो खुद भी पूछ लेते हैं कि सर आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे इस बारे में। डिपेंड्स कि आपका किस तरह का सिनेरियो चल रहा है, वहां पर कितना टाइम आपके पास है कितना नहीं है, या दूसरा एग्जामिनर आपको जस्ट ये बता सकता है कि बेटे आपका टाइम ज्यादा हो रहा है, आपका टाइम कम हो रहा है, और इस तरह से। ठीक है, तो वहां पर वो दो एग्जामिनर्स दोनों आपसे इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास इसकी टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि हमारे पास हर स्टेशन के ऊपर 40 मिनट्स होते हैं, यानी कि हर सिस्टम के पास हमारे पास 20 मिनट्स होंगे। और हर सिस्टम की 7 फिल्म्स होती हैं, तो हमारे पास लेस देन 3 मिनट फॉर सिंगल फिल्म होगा। तो जब हमने प्रैक्टिस करनी है आपने कभी भी, तो आपने 2 या 2 या ढाई मिनट में आपने उस पूरे केस को कंक्लूड करना है। उस केस को कंक्लूड करने का मतलब ये है कि एक केस में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले वो चेस्ट एक्सरे लगा देते हैं कोई भी, और उसके बाद वो आपको क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग दिखाएंगे एमएस के स्टेशन पे। कभी ये होता है कि वो आपको पहले एक्सरे लगा देंगे, उसके बाद वो आपको न्यूक्लियर पकड़ा देंगे, उसके बाद वो आपको एमआरआई पकड़ा देंगे, उसके बाद एमआरआई की डिफरेंट साइट्स वो आपको दिखा सकते हैं। ये सब कुछ एक केस में आएगा और ये सब कुछ आपने लेस देन 3 मिनट में कंक्लूड करना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने उसकी इतनी प्रैक्टिस की हुई होगी कि आप उसको 3 मिनट में कंक्लूड करके अगले। अच्छा, अगर आपका कोई भी एक ज्यादा एक केस इस तरह से है कि जिसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है या कुछ भी, तो आपको खुद से ये विजिलेंट रहना होगा कि जो नेक्स्ट है आप उनको जरा सा जल्दी अटेम्प्ट करें। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केसेस, किस तरह के केसेस आ सकते हैं। एक तो हमारे पास केसेस इस तरह के होंगे जिसमें ऑब्वियस किस्म का डायग्नोसिस होगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा ये फैट डेंसिटी आ रही है, ये तो हेमरेज आ रहा है, ये तो ट्रॉमा आ रहा है। उसमें वो आपका वाइवा ये नहीं लेंगे कि ट्रॉमा है, ट्रॉमा जाहिर है ऑब्वियस है, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे। वो उससे आपकी फर्दर वाइवा पूछेंगे, वो उससे आपकी मैनेजमेंट पूछेंगे, वो आपकी कॉम्प्लिकेशंस पूछेंगे, स्टेजिंग, रिसेक्टिबिलिटी। कुछ ऐसे एग्जामिनर्स हैं जो फिल्म लगाते ही ये कह के हैं दिस इज आरसीसी, नो प्लीज टेल मी इफ इट इज रिसेक्टेबल और नॉट। और अपनी चीज को आपने करना है, जस्टिफाई करना है कि अगर आपने उसको पायरेट्स 3 बनाया है तो क्यों बनाया, अगर पायरेट्स 4 बनाया है तो आपने उसको क्यों बनाया है। अच्छा, उसके बाद कुछ केसेस आते हैं जो डिस्कशन वाले होते हैं, उनका कोई भी एक डेफिनेट डायग्नोसिस नहीं होता, वो डिस्कशन के केसेस होते हैं। उसमें वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अप्रोच चेक करते हैं कि आपने क्रोन्स बनाया है सबसे पहले तो क्यों बनाया है, आपने टीबी बनाया है तो क्यों बनाया है, अगर आपने मेलिग्नेंसी बनाया है, अगर आपने मेट्स बनाया है तो आपने क्यों बनाया है, अगर आपने इजनोफिलिक ग्रेनुलोमा बनाया है आपने क्यों बनाया है। उसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, दो पास कैंडिडेट्स के आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन असल बात ये होती है कि वो आपकी अप्रोच चेक करते हैं, वहां पर आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग से चेक करते हैं कि अगर कोमॉर्बिडिटीज आ जाएं, डिफरेंट एज में यही सिनेरियो आ जाए, तो आप उसको किस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे। सो ये दो तरह के केसेस होते हैं। इसमें ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने हर केस का लाजमी डायग्नोसिस बनाना है, जरूरी नहीं होता कि आप उसको फाइनल कंपाइल करके हैं। और उसकी मैनेजमेंट भी ज़ाहिर है फिर इसी तरह डिपेंड करती है कि अगर आप उसको मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसकी मैनेजमेंट फिर आप वो तरह से बताएंगे। अगर आप उसको कोई भी कोरोसिव इनटेक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप उसकी दोनों चीज़ें एग्रेसिव हैं, आप
उसकी मैनेजमेंट इस तरह से बताएंगे जिसको आपने प्रायोरिटाइज किया है। अच्छा, आप सिर्फ वही बात बोलेंगे जिसको आप डिफेंड कर सकेंगे। उसके बाद आपने स्टार्ट कैसे करना है, यू कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग बट यू कैन प्रैक्टिस हाउ टू आंसर एनीथिंग। अगर आप कोई भी ट्रॉमा है, आपको पता होना चाहिए कि आपने किसी भी ट्रॉमा को कैसे लेकर चलना है, उसको किस तरह से कंक्लूड करना है। आपने उसके लिए वाइवा की प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 मिनट्स पर केस। अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें अक्सर ऐसा होता है कि टाइम जाया हो जाता है। तो अगर आप अकेले भी बैठे हैं या आप किसी के साथ जूम पे पढ़ रहे हैं, आप इस तरह से करेंगे कि 2 से 3 मिनट में उस केस को बिल्कुल कंक्लूड करेंगे। और आप उसके बाद अगर आपने व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग की हुई है, आप उसको सुने। आप एक दूसरे को वॉइस नोट्स भेजें, आप उसको सुने और उसको आप जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं जो बंदे को बोलनी नहीं आती। इसके लिए आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपने मॉक सेशंस लेने हैं। आपको जहां पर भी पॉसिबल ऐसा प्लेटफॉर्म नजर आए कि जहां पर आप केसेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप करें। क्लैरिटी लेकर आए, खुद में कॉन्फिडेंस लेकर आए। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप ठीक से नहीं बोल पाए, अगर आपने उसको, अगर एग्जामिनर ने आपको पॉइंट आउट कर दिया, बेटे आपने एज देखी है उस पेशेंट की, बेटे आपने फ्लेयर देखा है, बेटे आपने डीडब्ल्यू देखा है, आप फौरन से पहले उसको रिस्पेक्टफुली एंड ग्रेसफुली आप कहें कि सर मुझे देखना चाहिए था, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, मैं इसको दोबारा से रीथिंक करूंगी, मेरे ख्याल से अब ये इस तरह से होना चाहिए। उसका कोई बैड इंप्रेशन नहीं जाता। अगर एग्जामिनर आपको हिंट दे और आप उसको पॉजिटिवली लेके अपने आप को सीधे ट्रैक पर चल पड़े, ये बहुत अच्छी चीज होती है। उसे पता चल जाता है कि आप क्या मिस्टेक कर रही थी और आपने रियलाइज किया और आपने उसको ठीक किया। अगर वो आपको कोई हिंट दे रहा है लेकिन उसके बावजूद आपने उसके हिंट को नहीं लिया, तो उसका बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। आपने स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने मोडेलिटी बतानी है, उसकी की फाइंडिंग्स, उसका इंप्रेशन और डायग्नोसिस बताना है। अगर डेफिनेट डायग्नोसिस नहीं भी बन रहा है, इट्स ओके, आपने पॉसिबिलिटीज को बताना है, आगे बताना है कि आप फर्दर इमेजिंग क्या करेंगे। आप CA 19-9 करवाएंगी, आप HCC कराएंगी, आप अल्फा फीटोप्रोटीन, सॉरी HCC के लिए आप अल्फा फीटोप्रोटीन कराएंगी। आपने उसको बताना है कि मैंने इन पॉसिबिलिटीज को रूल आउट कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद आपने सिर्फ वो बात बोलनी है जिसको आप डिफेंड कर सकें। वहां पर जो टेस्ट होता है ना, वो आपका इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग का होता है, वो रिकॉल का नहीं होता। कोई आपसे रटा नहीं सुनता कि आप बताएं इसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, 1 2 3 4, नो। वहां पर उन्होंने सिर्फ ये पूछना है कि आप ये बताओ कि इस पे क्या बाय रेट्स बन रहा है और क्यों बन रहा है। अगर आपने 3 बनाया तो क्यों बनाया, अगर आपने 4A बनाया तो आपने क्यों बनाया है। ठीक है, अगर आपने 5C बनाया है या 4C बनाया है या 5 बनाया है तो आपने क्यों बनाया है। उसके बाद आपने ये करना है कि थिंक अलाउड। आपने ये करना है कि अपनी फाइंडिंग्स को साथ साथ डिस्क्राइब करना है, डिफरेंशियल्स देने हैं, नेक्स्ट स्टेप बोलने हैं। लेकिन जब आपने फिल्म को देख रहे होना है तो आपने सिर्फ साइलेंटली उसको देखना नहीं है, आपने साथ साथ बोलना है, लेकिन बहुत सेंसिबली आपने उस चीज को बोलना है कि नाउ आई एम लुकिंग एट द बोन्स। अगर आप किसी भी मेलिग्नेंट चीज को देख रहे हैं तो आप उसके बाद बोलेंगे कि नाउ आई एम लुकिंग एट द बोन्स विच आर नॉर्मल। उसे पता चले कि आपने मेटास्टेसिस को देखने की कोशिश की है। अगर आपके पास कोई मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर इसोफेगस का आ गया है तो आप ये बात बोलेंगे कि आई एम लुकिंग एट द बोन्स, देयर इज नो ऑब्वियस रेटिकुलोसिक्लेरोटिक लीजन। आपको ये बात बोलनी पड़ेगी, अदरवाइज उसको नहीं पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या चीज चल रही है। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही कि आपने क्या बोलना है, आपने ये सोचना है कि आप अपने डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और आप अपने किसी जूनियर को रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, या आपने खुद ने किसी ने रिपोर्टिंग करनी है। आप जब भी रिपोर्टिंग करते हैं आप क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर मॉडलिटी लिखते हैं, एक्सेल स्लाइसिस, दिस T1 T2 फ्लेयर जो भी आपने लिया है, प्री पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजेस आपने लिए हैं या आर्टीरियल पोर्टल वीनस फेज लिया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, की फाइंडिंग्स लिखनी होती है। दिस इज हाइपर इकोइक, वेल डिफाइंड, इस तरह के मार्जिन, लॉब्यूलेटेड, ये सब कुछ लिखना है। और इम्प्रेशन में मेरे पास, मुझे ये लग रहा है कि ये ना बायरेट्स 5 है, लेकिन इसके लिए फर्दर मैं ये करवाऊंगी। ठीक है ना, आपने हिस्टोपैथोलॉजी एडवाइस के लिए आपने वहां बैठ के बिल्कुल यही सोचना है कि मैं कोई भी रिपोर्ट बना रही हूँ, मेरे पास ये एक एक्सरे लग गया, अब मैं इसको क्या करूँ, मेरा जूनियर मुझसे पूछ रहा है। आपने कभी भी वाइवा को एज ए जजमेंटल सिनेरियो में नहीं रखना कि कोई बैठा हुआ है वो मुझे जज कर रहा है ना। आपके पास उस वक्त एग्जामिनर से ज्यादा नॉलेज है, आपने जो भी बोलना है अपने आप को डिफेंड करके बोलना है। अच्छा, उसके बाद आपने जॉर्गन्स या गेस वर्क्स नहीं बोलना। बी प्रिसाइज एंड कॉन्फिडेंट। आपने अपनी टोन को ये नहीं रखना कि अच्छा ये ऑस्टियोमाइलाइटिस है सर, ये ऑस्टियोमाइलाइटिस है, नो। यू जस्ट से सर दिस इज ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो ये चीजें बहुत बेसिक लेवल की हैं, मुझे किसी ने नहीं बताई थी, बट आई वांट कि बाकी सब लोगों को ये बातें बताऊं। आपने क्या करना है, अच्छा अब ये देखते हैं कि आपने पढ़ना कैसे शुरू करना है। सबसे पहले आपने अपनी चेकलिस्ट उठानी है और उसमें सबसे कॉमन केसेस को आपने मार्क कर लेना है, नॉट द रेयर वन। रेयर वन बहुत रेयर आते हैं, नहीं आते, अदरवाइज कॉमन केसेस आते हैं, लेकिन वो डिफरेंट सिनेरियो के साथ आ जाते हैं, डिफरेंट मोडेलिटीज पर आ जाते हैं। वो चीज आपने बहुत ज्यादा CT पर देखी होती है, लेकिन वो चीज MRI पे दिखा देते हैं। उसके साथ वो कोई भी कोमॉर्बिडिटीज पूछ लेते हैं, हो सकता है कि वो आपसे कोई उस टेक्निक के बारे में पूछ लें।
ठीक है, आपको कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप उसको अगर आपके पास आया, यानी सपोज कुछ एग्जामिनर्स हैं वो ये देखना चाहते हैं कि आपने कितना प्रैक्टिकली काम किया हुआ है, तो वो कभी बेरियम का या किसी चीज का आपसे पूछ लेते हैं। इवन मुझसे उन्होंने ये बातें पूछी थी कि अगर परफोरेशन हो तो आप कौन सा कॉन्ट्रास्ट देंगे और क्यों देंगे, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कोई भी जरूरी नहीं है कि वो आपसे सिर्फ ये 5 हेडिंग्स में पूछें कि हाँ भाई मोडेलिटी बताओ, डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मैनेजमेंट बताओ, फाइंडिंग बताओ, चले जाओ। नो, अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है आप उसको कॉन्फिडेंटली हैंडल करें। अच्छा, उसके बाद ये है कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके, आपको क्या लग रहा है कि ये पोर्टल वीनस पे ऐसे है तो ये क्यों है। एक दफा मेरा केस इस तरह से आया था कि एचसीसी था, उसमें इनहेंसमेंट पैटर्न जब आर्टीरियल का आया था उसमें ट्यूमर थ्रोम्बोसिस था और उसमें पोर्टल वीन आर्टीरियल में इनहेंस हो रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेन योर डिपार्टमेंटल अप्रोच, आपसे बताएं कि सर अगर मेरे पास ये इस तरह का पेशेंट है मैं तो इसको यूं करूंगी। यानी अगर मेरा एक क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप इसको ट्यूबरक्लोसिस को या आप लिम्फोमा को या सार्कोइडोसिस को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि सार्कोइडोसिस तो बहुत ओल्ड एज में होता है, ये पेशेंट जो है ये 19 ईयर ओल्ड है, तो मैं लिम्फोमा और टीबी को जो है वो डिफरेंशियल में रखूंगी। देन ही आज आप उसको कंफर्म किस तरह से करेंगे। वो एफएनएसी के बारे में पूछना चाह रहे थे और मैंने उन्हें एफएनएसी के बारे में जब बताया, ही वॉज वेरी ग्लैड। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड करेंगे, आपने कभी किया है। मैंने उनसे कहा कि हाँ जी सर मैंने की थी। उस पर उन्होंने फिल्म उतार ली थी। अच्छा, उसके बाद आपने ये बताना है कि सर अगर मैं बैठी, क्योंकि उन्होंने यही देखना है कि आप अगर रेडियोलॉजिस्ट बन गए हो तो आप क्या करोगे। आज आपको डिग्री मिलेगी, कल आपने एसआर बन के बैठे हुए होना है। आप इतने सेफ रेडियोलॉजिस्ट हो कि आप किसी भी इमरजेंसी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको सीधे तरीके से अप्रोच, क्योंकि हर बात में हम डिफरेंशियल्स तो नहीं दे सकते। उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई कोमॉर्बिडिटीज आ जाए, कोई डिफरेंट किस्म का सिनेरियो आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकोगे या नहीं। इसके अलावा आपने साइलेंट नहीं रहना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने लॉजिकली बताना है कि सर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसको हम इस तरह से कंक्लूड करेंगे। यानी अपने माइंड में आपने यही रखना है कि मैं डिपार्टमेंट में हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। यू डोंट नीड परफेक्ट आंसर्स, आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग बतानी है और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करना है। आप फिलहाल ये देखें कि आपके पास कितने दिन रह गए हैं। उसके बाद आपके पास सिलेबस कितना है, आपने कितने फोल्डर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आप एक फोल्डर को जिसको आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अगर आप ब्रिगेडियर अशरफ को कर रहे हैं, आप सोशल सिक्योरिटी को कर रहे हैं, आपने उसमें से कितना पहले से किया हुआ है, आपने मरियम नोट्स करने हैं, आपको कितना टाइम मजीद चाहिए। आखिरी 5 दिन आप ट्रैवलिंग के लिए, मेंटल रेस्ट के लिए, जो माइंड एंड पे ओवरलोड हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है, उसके लिए रख लें। और उसके अलावा उसमें आपने रिवीजन करनी है, नोट्स देखने हैं, स्क्रीनशॉट्स देखने हैं। उसमें आपने किसी भी हैवी ये नहीं रखना कि मैं ये वाला तो इम्पोर्टेंट फोल्डर है, ये मैं एंड के दिनों में करूंगी। एंड के दिनों में कभी भी सिलेबस कवर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि हमने करना क्या है। हमने सबसे पहले ब्रिगेडियर अशरफ से शुरू करना है। आपने आपने क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करनी है। क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग से आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी। वो वाला जो फोल्डर है वो बहुत अच्छा है, उसमें एब्डोमेन के इमेजेस हैं, उसमें चेस्ट के इमेजेस हैं। उसको जब आप एक दफा बोलोगे आपको लगेगा ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आस्ते आस्ते आपका सीक्वेंस बन जाएगा, आस्ते आस्ते आपकी ओरिएंटेशन बन जाएगी, आप उसको एक के अलावा 2 दफा भी कर सकते हो। आपको ये चीज मुश्किल लग रही है लेकिन आपको लगता है कि ये कॉमन है और ये दोबारा आ सकती है, आप उसके स्क्रीनशॉट बना सकते हो, आप उसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप जूम मीटिंग पे या किसी के साथ मिलके उस चीज की प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो सोशल सिक्योरिटी के हमारे पास केसेस हैं वो उसमें हमारे पास ज्यादातर एक्सरेज हैं, उसके डायग्नोसिस दिए हुए हैं। आपने उस हर एक्सरे को बोलना है, हर हर एक्सरे को बोलना है, उसके डायग्नोसिस है। उसमें कुछ फिल्म्स इस तरह की हैं, कुछ उसके डायग्नोसिस नहीं है, आपने उनके पीछे नहीं पड़ना। आपने पहले वो काम वो वाले सारे फोल्डर्स कर लेने हैं जिनके पक्के डायग्नोसिस आपके पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि जो जिनके डायग्नोसिस नहीं है उन पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद अपने चेकलिस्ट अपने पास रखनी है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। आपने हर केस को मुकम्मल तौर पे करना है, यानी उसकी फाइंडिंग्स क्या है, उसके डिफरेंशियल क्या है, उसके मैनेजमेंट की, अगर मैं वहां बैठी हुई होंगी तो मैं उसको किस तरह से बोलूंगी। ऑलवेज प्रैक्टिस इस तरह से करें कि जैसे आप वाइवा में बैठे हुए हो, और ऑलवेज वाइवा में बैठ के आपने ये सोचना है कि शायद मैं कोई मॉक एग्जाम दे रही हूँ, या मैं कोई इंटरेक्टिव सिंपल जूनियर्स के साथ पीजीआर कर रही हूँ, या एक सिंपल पीजीआर के साथ सॉरी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, या एक सिंपल इंटरेक्टिव सेशन है। ओके, डू ऑल द पास्ट वाइवा लिस्ट। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। आप जरूरी नहीं है कि अगर आप लाहौर में जा रहे हैं तो आपने लाहौर वाली करनी है, अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं आपने इस्लामाबाद करनी है। नो, ऐसा नहीं है। आपने सारी की सारी पास्ट वाइवा लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास आपके माइंड में ये एक सिनेरियो बैठ जाता है कि ओरिजिनल में किस तरह के केसेस आते हैं। उसके अलावा जितने भी मॉक सेशंस होंगे खान के या कहीं के भी किसी भी अथेंटिक जगह के, या कोई भी पेड कोर्स होगा,
आपको वो लेना चाहिए। अगर आप ले सकते हो, अगर आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अगर आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर सकते हैं, तो आपको वो जरूर लेने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने जो बोलने की तैयारी शुरू करनी है वो इस तरह से करनी है कि आपने सबसे पहले इमेजिंग मोडेलिटी के बारे में बोलना है कि वो किस तरह से है। इसकी स्पीड इतनी बना लें कि आप फ्यू सेकंड्स में उसको बोल के साइड पे कर दें। डिस्क्राइब द मोडेलिटी व्हाइल लुकिंग एट द इमेजेस। आपने इमेजेस को साथ साथ देखना है, आपने पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई कर लेना है कि कहाँ पर पैथोलॉजी पड़ी है, आपने माइंड में बना लेना है कि मैंने अब इसके आगे क्या बोलना है। इसके तीन तरीके हो सकते हैं, मल्टी प्लानर, मल्टी सिक्वेंशियल, प्री एंड पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजेस बोल सकते हैं। बहुत से एग्जामिनर्स इसको पसंद नहीं करते क्योंकि ये एक बहुत वेग किस्म की लाइन है। टेल द सीक्वेंसेस और फेजेस आइदर प्लेन और पोस्ट कॉन्ट्रास्ट। आर्टेरियल वीनस, हमारे पास डिलेड फेज आ रहा है, हमारे पास T1 T2 फ्लेयर है। आपने ये सारे सीक्वेंसेस पहले बता देते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। आप सारे बताते हो और वहां पर अक्सर इस तरह से होता है, हर डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल होता है। जरूरी नहीं है कि आप फौरन आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये हमारे पास T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, हमारे पास ये फ्लेयर आ रहा है, या किस तरह से। उसके बाद तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जस्ट बोलें कि MRI ब्रेन है, उसके बाद आप उसकी पैथोलॉजी बोलना शुरू कर दें, देयर इज ए लार्ज लीगन व्हाट्सएवर, और वो हमारे पास T1 पे इस तरह का आ रहा है, T2 पे इस तरह से आ रहा है, डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन दे रहा है या नहीं, ADC पे हमारे पास किस तरह की उसकी मैपिंग आ रही है। आप पैथोलॉजी भी बोल देंगे, आप साथ ही सिग्नल्स भी बोल देंगे, और उसका एक दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप पैथोलॉजी के साथ सिग्नल्स बोलते हैं ना, तो आपका माइंड खुद ब खुद किसी ना किसी डायग्नोसिस की तरफ जाना शुरू कर देता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी भी तरह इसको बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जब ये सारी बातें बोल देनी है, आपने अपने माइंड में एक पैथोलॉजी को कैटेगराइज कर लेना है कि ये क्या चीज़ हो सकती है। बच्चा है, छोटा है, कॉन्जेनिटल चीज़ हो सकती है, कोई भी ट्रोमेटिक चीज़ हो सकती है, कोई भी न्यूप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी। अगर आपके पास सामने कोई भी हेमरेज आ गया है, आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रोमेटिक भी हो सकता है। आपने उसकी कॉम्प्लिकेशंस और तरह से सोचनी है। अगर आपके पास कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आ गया है, आपने उसकी लैब और क्लिनिकल कोरिलेशन आपने TLC के साथ उसकी करनी है, आपने फीवर के साथ उसका करना है। अगर आपके पास कोई भी नियोप्लेजिया आ गया, आपने उसकी एज को देखना है कि उसकी एज पे जस्टिफाई हो रहा है या नहीं। आपने प्राइमरी उसका ढूंढना है कि कैसे है। अगर कोई लिटिक एक्सपेंसाइलियन है, आपने ये देखना है कि अच्छा मैं भी इसका रीनल स्कैन कराऊंगी। आपने सबसे पहले उसकी पैथोलॉजी को जब आप कैटेगराइज कर लेंगे कि अच्छा ये तो मेट्स है, अच्छा ये तो कोई मतलब कोई भी न्यूप्लास्टिक मैस लग रहा है, तो आप आपका माइंड खुद ही दूसरे उधर चला जाएगा कि अब इसके बाद मैंने इसका मेटास्टैटिक वर्कअप कराना है, मेटास्टैटिक वर्कअप कराना है, इसकी बोन स्कैन कराना है, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करानी है। तो जब आप कैटेगराइज कर लेंगे, उसके बाद आप बहुत इजीली डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उनको रूल आउट करने और उनकी मैनेजमेंट तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने उसकी पैटर्न रिकॉग्निशन करनी है। सपोज आपको पता चल गया है कि ये कोई भी फोकल चीज है, कोई भी डिफ्यूज है, कोई भी सिस्टेमिक चीज हो सकती है, ये नहीं। उसके बाद आपने उसके रेडियोलॉजिकल साइंस देखने हैं, अगर नजर आ गए हैं। बहुत सारे एग्जामिनर्स हैं जो साइंस को बहुत पसंद करते हैं, खासतौर पे जो यंग एग्जामिनर्स हैं, दे वांट कि आप वो बात टिपिकली बोलें कि ये हमारे पास स्पोक व्हील साइन आ रहा है, या हमारे पास ट्रैम ट्रैक साइन आ रहा है, ठीक है। और लेकिन बहुत सारे पुराने एग्जामिनर्स हैं, आई नो वन ऑफ द एग्जामिनर जिसने ये बात बोली थी कि आपने क्या है, ये लेमन साइन और बनाना साइन बता दिया है, ये कोई फीटस का स्कल है या ये कोई फ्रूट बास्केट आपने इसको बना दिया। तो बहुत सारे एग्जामिनर्स जो हैं वो, अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, अगर एक पहली दफा आपने कोई इस तरह की चीज बोली है जिसपे आपको लगा है कि एग्जामिनर एनॉय हुआ है, तो आपने अगले सब्सिक्वेंट केसेस में इस तरह नहीं करना कि आपने वही चीज बार बार बोलनी हो या आपने कोई रेडियोलॉजिकल साइन बोलना हो। और अगर एक एग्जामिनर है, वो आपको पहली फिल्म पे ही बहुत सारे साइंस पूछ लेता है, अच्छा ये साइन होता है, ये साइन होता है, इस साइन का नाम बताएं, तो आपने कोशिश करनी है कि जो नेक्स्ट आने वाले केसेस हैं उनमें भी आपने साइंस के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना है। ऐसे कुछ एग्जामिनर्स असल में हैं और मैंने उनको फेस किया हुआ है। अच्छा, इवेलुएट करना है आपने एंसिलरी फाइंडिंग्स को। अगर आपके पास पेंक्रियाटाइटिस आ गया, तो आपने साथ ही प्लूरल इफ्यूजन भी देखनी है, आपने साथ ही कोई ना कोई एब्सेस या कोई ना कोई कलेक्शन भी देखनी है, डिस्टेंट है या नहीं है, कोई वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस भी आपने उसका देखना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, वेस्कुलर उसका इन्वेजन हुई हुई है या डिस्प्लेसमेंट हुई हुई है या कंप्रेशन हुई हुई है, ये सारी इंसेलरी फाइंडिंग्स आपको हेल्प करेंगी टुवर्ड्स कि आप उसकी मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, डिफरेंशियल और उसकी मैनेजमेंट आप किस तरह से करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन। ऐसा है कि मैं इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट करूंगी, जो मेरे अपने केसेस आए थे और जो भी पॉसिबल वाइवा क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर उन्होंने जो मुझसे रियल टाइम क्वेश्चंस पूछे थे, इंशाल्लाह ताला कल एक सेशन कर लेंगे। और उसमें मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी ज़्यादा केसेस कवर हो सकते हैं वो मैं कर लूँ, ताकि थोड़ी सी जो लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे उनकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन हो जाए कि एक्चुअली में वाइवा होता किस तरह का है। क्योंकि जब आप ओरिएंटेड होते हैं तो फिर आप अपना बाकी जो तैयारी का सारा पीरियड है उसको बहुत अच्छे से कंफ्यूज करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।